यस एवरीवन, सबको पता ही था कि आज पोस्ट बजट सेशंस वी हैव बीन डिस्कस विथ यू, so for that purpose I and Pushkar sir is to be invited for sharing their views about the post budget session on market aspects, and I am taking care about to the taxation part. Whatever the changes is to be made by the government of India, it will be impact on us how and how we can handle that changes, right? तो ये चीज़ें अगर हमें पता रहेगी इन फ्यूचर में तो हम इससे कैसे वर्क कर सकते हैं, इनके बारे में सेशंस कंडक्ट करते हैं. द सेशंस इज टोटली इंटरैक्टिव सेशंस वी विल बी कंडक्ट. एटलीस्ट 45 मिनट सेशंस विल बी देयर. आफ्टर दैट यू कैन टेक आस्क द क्वेश्चन टू अस. अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ आती तो आप पूछो, आता है तो आप पूछो. ओके क्या हो सकता है आपको इसके बाद में आप जाओगे इन फ्यूचर में कुछ करोगे बिकॉज यू आर ऑल द फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्टूडेंट है, तो ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए कि बजट का इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. ओके तो फर्स्ट सर को अपन इनवाइट किया तो दैन वी कैन क्लैप फॉर द सर फॉर द अवेयरनेस. ना इम्पोर्टेंट टाइम लगते आया हुआ है, बिजी शेड्यूल में से उन्होंने अपने टाइम को निकाल के देते हैं, तो दैट इज सही बात है, क्लैप बनता है ना. ओके यस सर, थोड़ा सा आप भी अगर कुछ इनसाइट स्टार्टिंग बोथ द वे वी कैन कंडक्ट द सेशंस. यस, सो प्री बजट भी आई थिंक हमारा एक डिस्कशन हुआ था कि बजट वाई यू शुड पे अटेंशन टू बजट. बजट आपको कैसे अफेक्ट करता है, यूनियन बजट क्या होता है, क्यों आपको अफेक्ट करता है एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, एज अ टैक्स पेयर और एज अ स्पेंडर ऑल्सो. आप अल्टीमेटली पैसा कमा के क्या करते हो, आप खर्चा करते हो, राइट. सो कमाते वक्त भी आपको कौन सी चीज़ें आपको फर्क पड़ेगा, कौन सी चीज़ों से बजट में आपको फर्क पड़ेगा वो सर समझाएंगे. बिकॉज टैक्सेशन इज समथिंग दैट कहा जाता है लाइफ में दो चीज़ हमेशा सर्टन रहती है, वो है डेथ एंड टैक्सेस, राइट. सो टैक्सेशन पार्ट विल बी एक्सप्लेन्ड बाय सर, बट लाइक हमारा जो डिस्कशन हुआ था, आई वुड फोकस ऑन द सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स ऑफ द बजट स्पेंडिंग या गवर्नमेंट ने जो भी अनाउंसमेंट्स किए कि विच सेक्टर्स कैन दे अफेक्ट, कहाँ पे उनका फर्क पड़ सकता है, विच कंपनीज और विच सेक्टर्स विल बेनिफिट आउट ऑफ इट कंसिडरिंग गवर्नमेंट का स्पेंडिंग फोकस कहाँ पे, विच इंडस्ट्रीज यू शुड लुक आउट फॉर और जहाँ पे बेनिफिट हो सकता है. दैट इज व्हाट आई वुड फोकस ऑन. ऑल्सो आपके कुछ ऑब्जर्वेशंस रहेंगे. वी वुड लव टू हैव अ टू वे सेशन रादर देन हम लोग ही आपको एड्रेस करते रहे. यू कैन इंटरप्ट अस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आपको कुछ भी नहीं समझना चाहते हो, यू आर मोर देन वेलकम. Yes. So first we start with some pre-budget sessions which I have been conducted with you. On that time पे कुछ areas जो हमने decide किए थे कि government will be कहाँ पे क्या कर सकता है, like capital gain से taxation के बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया था, शायद तक कुछ changes आ सकते थे related to foreign institutional investor that will not come, जो नहीं हो पाया. ठीक है, लेकिन उन्होंने फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए कुछ दूसरे तरीके से नॉन रेजिडेंट्स लोगों के लिए कुछ स्कीम्स अनाउंस की है, तो विल सी दैट लेटर पार्ट पे, उसको मैं आपको बताता हूँ. एसटीटी के ऊपर में कुछ चेंजेस किया, टैक्सेस के रेट बढ़ाए, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, द सर विल बी द बेस्ट पर्सन फॉर गाइड टू यू ऑन दैट पार्ट पे. मेजर टैक्सेशन के अंदर में चेंजेस ये आया कि 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स एक्ट 2025 विल बी एप्लीकेबल. यस, व्हाट विल बी द प्रीवियस टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट इज 1961. 1961 के अंदर में जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट था वो कॉम्प्लेक्स था थोड़ा. There is n number of sections, provisions and all those things. Whatever the changes made by the department ने suppose एक section introduce कर दिया, suppose section 10. All of aware that कि that will be exempt income का एक section है हमारा. उस पे कुछ section को put up करने के बाद में provisions insert हुए. provision बनने के बाद में लोगों ने उससे tax को evasion करना चालू किया. यस, नो डाउट है, फर्स्ट टाइम पे कोई चीज़ बनेगी तो कुछ ना कुछ चीज़ तो छूट जाती है. तो गवर्नमेंट उसको इंसर्ट करने के बाद में प्रोविजो सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज ये इंसर्ट करता था. एंड सेक्शन बहुत बड़ा होते चले गया, एंड इनकम टैक्स के सेक्शंस इज ऑलमोस्ट अराउंड 2500-3000 सेक्शंस बन गए. अब 2500-3000 सेक्शंस को अगर हमें रीड करना है, इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर अस, राइट. तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, न्यू अमेंडमेंट टैक्स स्कीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 2025, और उसको सिंप्लीफाई कर दिया फॉर द स्मॉलर टैक्स पेयर, राइट, इंडिविजुअल एंड एचएफ के पर्सपेक्टिव से. एंड सेज दैट कि जो भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, सैलरी से इनकम अर्न करता है या नॉर्मल छोटा सा बिजनेस करता है, ही कैन फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न बाय देयर ओन. इतना सिंपलेस्ट लैंग्वेज में उसको कन्वर्जन दे दिया गया. जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो रिड्यूस हो गई एंड वो सिंप्लीफाई मैनर में वर्क करने चले गया. टोटल सेक्शन विल बी कन्वर्टेड इनटू द 567 सेक्शन में कन्वर्ट हुआ इनकम टैक्स, जो अराउंड 2000 से 3000 सेक्शन से वो कन्वर्ट होकर आ गए आपके 500. सर हमें 500 भी ज़्यादा लगते हैं सर. इफ अगर हमें रीड करना है तो 500 सेक्शन भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना, लगता है. इज इट डिफिकल्ट टास्क? नहीं, जब आप उसे देखेंगे, जब वो आपके पास में 1 अप्रैल 2026 के बाद में कुछ बजट्स के बाकी की जो चेंजेस आएंगे, एक्ट आएगा हमारे हाथों में, जब वो आएगा तो सिंप्लीफाई सीधी आपको दिखना चालू हो जाएगी.
और क्या मेजर चेंजेस उसने इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से किया? एक ही मेजर चेंजेस, जहां तक मेजर तो नहीं बोल सकते, छोटा चेंजेस है, रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड टू द नॉन ऑडिट एसएससी फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न व्हेन ऑडिट इज एप्लीकेबल टू द एसएससी। यू आर माय स्टूडेंट, दैट्स व्हाई मैं इस सेशन को ऐसे ही कंडक्ट कर सकता हूं आपके साथ में। When audit is applicable to the SEC, then the turnover limit has been crossed as per the prescribed act. जब कभी आपको आंसर ना आए तो ये आंसर इज बेस्ट आंसर माना जाता है, बेस्ट आंसर माना जाता है। आप खुद सोचिए कि अगर मुझे किसी चीज के बारे में आंसर नहीं आ रहा और हम लॉ पढ़ रहे हैं तो वहां पे बोल देने का एज पर द प्रेस्क्राइब्ड लॉ whatever the threshold limit made by the department। कितना याद रखिएगा ना, एक ब्रेन है हमारा भी, एक लिमिट है। हाँ, कितना अभी आइडिया है किसको? किसी को आइडिया है? यस सर मैन, व्हाट विल बी द टैक्स ऑडिट लिमिट? 1 CR? नहीं, Right? 100 CR? So 10 CR की 5 CR? What will be the tax audit limit is to be there? क्या लगता है आइडियल, क्या लगता है आइडियल सिनेरियो, क्या लगता है? निश्चय 10 CR? If the 95% of business transactions done in a banking channel done ना, कौन करता है? Who done? If you have done the presumptive taxation scheme, because छोटे businessman तो presumptive taxation scheme के अंदर में बैठे हुए, then the tax audit limit is to be? When the tax audit limit is to be? If you are not maintaining the books of account then? तो फिर सर ऑडिट किस चीज का करेंगे? लेकिन अगर आपने प्रेस्क्राइब लिमिट से कम प्रॉफिट डिस्क्लोज किया, देन यू हैव टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट, देन ऑडिट इज टू बी देयर। तो 3 CR, 1 CR, 10 CR, द 95% बिजनेस ट्रांजैक्शन डन इन अ बैंकिंग चैनल, देन 10 करोड़ इज टू बी देयर। बट नॉर्मल बिजनेस है तो 1 CR इज ओके, राइट? अब आप सोचो, नॉन ऑडिट का केस था और ड्यू डेट क्या थी इनकम टैक्स फाइलिंग की? मैं यहाँ पे कुछ नहीं ला रहा हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ इस सब इमीडिएटली आपको दिख जाएगा वन शॉट में। व्हाट विल बी द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न? 31 जुलाई। फॉर नॉन ऑडिट केस इज ऑल्सो 31 जुलाई। यस, इसको बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से ITR 3 एंड ITR 4 के लिए उन्होंने एक्सटेंड करके 31 अगस्त कर दिया। दिस आर द बिग चेंज बोल सकते हो। 1 महीने का रिलैक्सेशन अच्छा होता है। 1 महीने का रिलैक्सेशन, गवर्नमेंट ने खुद के रेवेन्यू को लॉस नहीं कर दिया 1 महीने से, जो उसको इनकम टैक्स से पैसा आने वाला था सेल्फ असेसमेंट टैक्स के फॉर्म पे। सर एडवांस टैक्स तो रहता है ना सर, तो एडवांस टैक्स के फॉर्म से पैसा पहुंच सकता होगा उनके पास में, राइट? तो वहां से उनको कुछ नहीं है, थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा तभी तो पब्लिक उसके ऊपर भी वर्क करना चालू करेंगे ना। सोचो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीजों को। अनदर मेजर चेंजेस, रिवाइज रिटर्न की डेट को एक्सटेंड किया। अगर सपोज मैं रिटर्न फाइल करना भूल जाता हूँ या मैंने रिटर्न फाइल कर दिया और मुझसे कुछ गलतियां हो गई, तो व्हाट विल बी द टाइम लिमिट फॉर रिवाइज रिटर्न फाइलिंग? 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट ऑफ द प्रायर इनकम टैक्स एक्ट जो पुराना था उसमें दिया हुआ था। अभी उसको एक्सटेंड करके उन्होंने 3 महीने का और एक्सटेंशन दिया। निर्मला मैम ने जब बोला ये पॉइंट तो अच्छा लगा, लेकिन जब बजट की कॉपी बाहर आई तो उस पे एक क्लॉज इंसर्ट था कि ये फाइल करने के लिए पेनल्टी पे करना पड़ेगा। लेट करो वर्ड पैसा दो। यस, तो आप सोचो कि जब भी बजट आता है ना, तो बजट एक्चुअल में जो बोला जाता है वो एक्चुअल नहीं होता है, उसके पीछे का कॉपी डिफरेंट है, फाइन प्रिंट होता है। फाइन प्रिंट आपको रीड करना पड़ेगा, मतलब करना ही पड़ेगा। अब अगर आपके ऊपर पे आप 5 लाख से ज्यादा इनकम अर्न करते हो, अप टू 5 लाख है तो 1000 का लेट फी है, और 5 लाख से ज्यादा करते हो तो 5000 का लेट फी है। अप टू 5 लाख तक 1000, 5 लाख के ऊपर गया तो 5000, यानी अल्टीमेटली तो उन्होंने पैसा बना ही लिया ना अपना। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी अमेंडमेंट मेड किए जाते हैं, जो भी चेंजेस मेड किए जाते हैं, उन लोग अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोच के करते हैं। ठीक है, वी आर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न, मैंने तो सर भर दिया था, गलती हो गई, रिवाइज करने का है, तो उन्होंने बोला दिसंबर तक करो, दैट्स ओके। दिसंबर के बाद करोगे तो यू आर लायबल टू पेनल्टीज। कुछ टैक्स हॉलीडे करके प्रोवाइड किया था किसी को, यस, किसको किया था? आप लोगों ने थोड़ा तो पढ़ा होगा, किसको प्रोवाइड किया था, कोई बता सकता है? 2047 तक के लिए। तो फॉरेन कंपनीज या इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनीज के लिए, किस पर्पस के लिए? द पर्पस इज फॉर क्लाउड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर। बट लेकिन उसका डेटा सेंटर का होना चाहिए, पता है? वेरी गुड, उसका डेटा सेंटर का होना चाहिए इंडिया में। द रीजन इज बिहाइंड दैट कि वो इंडिया को क्या करना चाह रहा है, टैक्स हेवी के फॉर्म में कन्वर्ट करने का रीजन चल रहा है। 2047 तक एआई एंड ऑल दोस थिंग्स आ जाएंगे, टेक्नोलॉजी, तो उनके थ्रू हम यहाँ पे अपने डेटा सेंटर को डेवलप करने की सोच रहे हैं। आज अगर इंडिया के बाहर में अमेजोन का डेटा सेंटर रखा हुआ है, हमारे लिए कुछ ज्यादा बेनिफिट है क्या? नहीं। लेकिन अगर हमने उन्हें बोल दिया कि आप डेटा सेंटर यहाँ पे कर लो, वट एवर द इनकम यू हैव बीन अर्न, यू आर प्रोवाइडिंग, यू हैव टैक्स हॉलीडे। 2047 तक, 2047 तक, आज चल रहा है 2026, कितने साल का टैक्स हॉलीडे है? 21 ईयर का टैक्स हॉलीडे है। सर नॉन रेसिडेंट हो जाना था, मजा आ जाता है ना, अच्छा हॉलीडे था।
लाइक ऐसा, राइट? डेटा सेंटर भी तो स्टार्ट करना पड़ता, सम अमेंडमेंट, दीज आर द थिंग्स टू बी देयर, जो हमें आपको और आगे आगे मैं बताते जाता हूँ, 1 to 1 पॉइंट पे कवर्ड किया है जो, अरे यस, बाकी सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, यस दिस आर द मेजर इंपॉर्टेंट। मैं यहीं से पॉइंट बोल रहा हूँ, डिटेलिंग यू हैव, मैं आपके साथ में शेयर कर दूंगा, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल विद यू। एक्सटेंशन ऑफ रिवाइज ड्यू डेट हो गया, फॉर्म 15G एंड 15H में चेंजेस आया, दीज आर द बिग चेंजेस व्हिच इज आल्सो रिलेटेड टू मार्केट में भी है वो, फर्क है उसका। व्हाट इज फॉर्म 15G? anyone can answer it, what is 15G? Are you aware about that form 15G and all those things? Form 15G is not a dividend, it is a form, होता है किसी पर्पस के लिए यूज होता है, form 15G and 15H। yes आप लोग, They told the network that that's the that's if the assessee is earning, the income is less than the basic exemption limit, simple सा, सपोज 12 लाख, राइट, दैट इज अप टू 12 लाख, अप टू आज की डेट में, राइट? तो उसके ऊपर पे टैक्स कट होना चाहिए क्या? उस assessee को जब इनकम ही नहीं है तो उसके ऊपर पे टैक्स कट होना चाहिए क्या? आंसर इज नो। लेकिन जब आप कहीं से इनकम अर्न करते हो तो सामने वाले डिडक्टर को क्या पता रहता है, पेयर को क्या पता रहता है कि आपकी इनकम कहाँ से हो रही है? तो यू आर बी सबमिटिंग अ दिस टू फॉर्म, वन इज जी, वन इज स्पॉट एच। जी तो पता होगा किसके लिए यूज होता है, आप लोगों को यहाँ बहुत सिखाया गया है, जूनियर सीनियर करके ऐसा कुछ सिखाया गया है। 15G फॉर नॉर्मल सिटीजन एंड दिस इज फॉर सीनियर सिटीजन, राइट? इन दोनों के लिए किया गया। लेकिन इसके लिए पहले ये फॉर्म आपको एक एक इंडिविजुअल डिडक्टर को सेपरेटली देना पड़ता था, लाइक बैंक्स हैज बीन डिडक्टिंग अ TDS एट द बैंक इंटरेस्ट, एंड द म्यूचुअल फंड हाउस जब आपको पेमेंट करते थे फॉर द डिविडेंड का, तो वो उनके लिए आपको अलग से फॉर्म देना पड़ता था। राइट नाउ इट्स वुड बी डन इनटू द वन सिंगल फॉर्म में कन्वर्जन आया है। दिस इज अ बिग कंप्लायंसेस बर्डन को कम करने का एक ऑप्शन है। एक सिंगल फॉर्म आप ऑनलाइन फिलअप करो, ऑल एंटिटीज के लिए वो फॉर्म वर्क कर जाएगा। आपकी इनकम वहां पे डिस्क्लोज करना है कि माई इनकम इज लेस देन 12 लाख, सो नो नीड टू डिडक्ट द TDS, नो नीड टू डिडक्ट द TDS। दिखता छोटा सा क्लॉज है लेकिन है इंपॉर्टेंट, अगर आप अच्छे से देखो, नहीं तो आपका पैसा अगर डिडक्ट हो चुका है तो वो वापस लाने के लिए आपको 1.5 साल वेट करना है। 1.5 year you have to wait it because the income tax return is filed on 31st July और 31st August, कहाँ आप आते हो ऑन दैट बेसिस पे। तो उतने दिन के लिए हमारा पैसा जब कहीं फ्लो पे अटक जाएगा तो वर्किंग कैपिटल का भी प्रॉब्लम है, सब कुछ है, छोटे छोटे पैसे रहते हैं लेकिन प्रॉब्लम तो है ना, हम इंडिविजुअल छोटे तो छोटा ही प्रॉब्लम है। बायबैक प्रोविजन, अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। पहले डिविडेंड के ऊपर पे टैक्स कट होता था शायद, कुछ DDT करके बोला जाता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, टू बी डिडक्टेड बाय द कंपनीज इटसेल्फ एंड द इंडिविजुअल के हाथ में इनकम आके एग्जाम्प्ट हो जाती, टैक्स फ्री हो जाती थी, राइट? फिर प्रोविजन हटा दिया, फिर प्रोविजन में इंट्रोड्यूस क्या किया कि शेयर होल्डर इज इन्वॉल्व को डिविडेंड को इनकम दिखाएंगे और उसके ऊपर पे टैक्स पे करेंगे, राइट? अब क्या किया यहाँ बायबैक के प्रोविजन में, क्या था बायबैक का मतलब? क्या कंपनी खुद ही अपने शेयर्स को बायबैक करे, परचेस कर लेती थी। तो इस केसेस में कंपनी इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन दैट टाइम पे। राइट नाउ कंपनी को बोल दिया कि आपको इसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, द शेयर होल्डर इज इटसेल्फ लायबल टू पे द टैक्स, यानी जो कंपनी इटसेल्फ लायबल टू पे द टैक्स एज अ कैपिटल गेन, एज अ डिविडेंड इनकम ट्रीट नहीं होगा वो। अब वो कौन सी इनकम ट्रीट होगा? कैपिटल गेन के क्लॉजेस पे क्या क्या चीजें हमें फोकस करना चाहिए, वेदर इट इज अ शॉर्ट टर्म, वेदर इट इज अ लॉन्ग टर्म, और वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? If it is less than 1 year, shares and mutual fund है, otherwise एक other asset है तो 24 और 36 month का criteria, and then this provision will be work for us. This one is another important part, foreign asset disclosure scheme for the small taxpayer. मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन नहीं है, छोटा सा स्मॉल टैक्सपेयर हूँ और मेरी कोई फॉरेन में एसेट्स है, should I liable to disclose that income? Yes. Should I liable to disclose that income? दिखाना चाहिए था, पहले नहीं था ये क्लॉज। जब आपका एसेट एंड लायबिलिटीज इज इनकम इज मोर देन 50 लाख के अबव हो जाता था, तब ये क्लॉज एप्लीकेबल। राइट नाउ स्मॉल टैक्स पेयर मतलब छोटे से छोटे टैक्स पेयर को भी ये दिखाना पड़ेगा आपके एसेट कहाँ पे, जिसके लिए एक नया शेड्यूल इंट्रोड्यूस है। शेड्यूल पहले से भी था, राइट नाउ उन्होंने उसका नाम दिया शेड्यूल FA करके नाम दिया है। इनकम टैक्स रिटर्न जब हम फिलअप करेंगे तो वहाँ पे शेड्यूल FA दिखेगा आपको, फॉरेन एसेट डिस्क्लोजर। हाउस आउटसाइड इंडिया में तो उसकी वैल्यूज क्या है, इफ यू हैव बीन इन्वेस्टिंग मनी इनटू दैट कंपनीज, वहाँ पे कर रहे हो तो उससे कुछ रिटर्न्स रिसीव्ड हो रहे होंगे, वो दिखाना है। शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है, दैट इज कॉल्ड एज असेट, तो वो असेट के बारे में आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। तो अनदर चेंजेस, लेकिन ये कौन से चेंजेस है? ये सिर्फ डिस्क्लोजर रिलेटेड चेंजेस है। आप एक बार पढ़ोगे, इसके हमारे लिए इम्पैक्ट है क्या? सर अगर एसेट आउटसाइड में तो है, सर एसेट आउटसाइड में नहीं है तो नहीं है, लॉजिक तो यही है। नॉन रेसिडेंट के लिए ही वो जो क्लॉज टैक्स हॉलीडे का क्लॉज इंट्रोड्यूस किया, एंड अनदर वन इज टू बी STT का चेंजेस, जिससे थोड़ा सा शायद तक उस दिन मार्केट में थोड़ा सा इसी ही कारण से जो डाउनफॉल दिखा था वो एक ही रीजन था,
अदरवाइज नहीं तो मार्केट बजट इसकी इस तक तो स्टेबल ही जैसा दिख रहा था मुझे भी जब मैं सुन रहा था कि जस्ट नॉर्मल चल रहा है। इन बैम ने थोड़ा सा एक ये पिंच करी और दूसरा एक और पिंच मेरे को जहाँ समझा, जहाँ तक मुझे मार्केट समझ आता है कि उन्होंने बैंकिंग कंपनी के लिए कोई पैनल को इंट्रोड्यूस किया उनकी बैंकिंग के बैलेंस शीट को रिव्यू करने के लिए, ऐसा करके एक अनाउंसमेंट डाली उन्होंने। तो थोड़े से बैंकिंग के शेयर्स में ऊपर नीचे होना चालू हो गए थे, पता नहीं क्यों। वो एक दो इम्पैक्ट थे, लेकिन उससे मेरे से ज्यादा सर इज टू बी देयर, तो सर आपको बताएंगे। सर एक पॉइंट मुझे भी नहीं समझा था, शायद तक मैं आपको पूछूंगा ये एसटीटी से रिलेटेड। वहां पे एक ऑप्शन प्रीमियम होता है और एक ऑप्शन एक्सरसाइज होता है, ऐसे दो चेंजेस दिखे मुझे। मुझे प्रीमियम पता है लेकिन एक्सरसाइज नहीं पता है। एक्सरसाइज मतलब मैं अगर ऑप्शन टिल द डेट ऑफ एक्सपायरी होल्ड कर रहा हूँ ओके, और मैंने एक्सरसाइज कर लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऑप्शन बाय किया था कि मुझे XYZ शेयर 100 रुपए में मिलना चाहिए, राइट, ठीक है, बट ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी वो शेयर का भाव 120 है। ओके, मैंने तो ऑप्शन बाय किया था ना कि मुझे 100 में मिलना चाहिए, राइट, तो मेरा फायदा हुआ ना, मेरे पास तो ऑप्शन है कि 100 में बाय कर 100 में बाय। तो रैदर देन सेटलिंग फॉर द एक्सपायरी पे मैं डायरेक्टली वो ट्रेड सेटल करूं, मैंने डायरेक्टली उसकी डिलीवरी मांगी। ठीक है भैया, तो मुझे 120 का भाव है, तो मुझे 100 रुपए में शेयर दो, मेरा ऑप्शन तो वही कर रहा था। राइट, तो दैट इज एक्सरसाइज। That is- कि अगर मैंने हक मांग लिया rather than ट्रेड सेटल करना, if अगर मैं मेरा हक मांगता हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग करना। दैट इज ओके, बिकॉज वहाँ पे भी एक चेंजेस, क्योंकि उनके भी एसटीटी के चेंजेस मुझे दिखे कि वो 3 पॉइंट में कि फ्यूचर में ऑप्शन प्रीमियम में एंड ऑप्शन एक्सरसाइज पे। तो कंफ्यूज था, मुझे ऑप्शन प्रीमियम पता था लेकिन ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं पता था। तो दीज आर द थिंग्स जो हमें नहीं पता रहती, तो आपको पता है कि पर्सन जो हु इज एक्चुअली वर्क ऑन दैट फील्ड वो हमसे ज्यादा अच्छे से आपको बता सकते हैं। तो राइट, देन वी मूव फर्दर टू द अनदर सेगमेंट, जो एक कोटक का सर के पास में बहुत अच्छा सा पीपीटी इज टू बी देयर है। वी विल वर्क ऑन एस्केप एंड अरे दिस वन फुल स्क्रीन करा। सो कितने लोगों ने बजट देखा लाइव? वैसा है बस ये। यस, सो एक्चुअली हमारे बोलने से कुछ फर्क पड़ा, लोगों ने देखा लाइव। सो और उसमें से की टेकअवेज आपके क्या थे? जैसे सर ने बोला एक मेजॉरिटी चेंज ये आया कि टैक्स हॉलीडे डिक्लेयर किया गया फॉर कंपनीज इन्वेस्टिंग इन, और या तो प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज टू फॉरेन कंपनीज, बट उनका कंडीशन ये था कि डेटा सेंटर इंडिया में होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? व्हाई डिड दिस कम आउट? 21 साल का टैक्स हॉलीडे। मैंने सेशन के स्टार्ट में क्या बोला था, ये गवर्नमेंट टैक्स नहीं छोड़ती है, डेथ एंड टैक्सेस आर ऑलवेज देयर। तो 21 साल का टैक्स हॉलीडे क्यों दिया रहेगा? कभी किसी ने सोचा फॉर दिस कंपनीज? एनी आइडिया? अच्छा, तो पहले मुर्गी बड़ी होने दो फिर काटेंगे। सो इसके दो रीजंस है। वन तो ठीक है, टैक्सेशन इज देयर, दैट्स ओके, बट एज फार एज आई कैन से द होल एआई इकोसिस्टम में इंडिया इज फार बिहाइंड। हम लोग चिप्स बनाते हैं एआई के? नहीं बनाते। कौन बनाता है? एनवीडिया, यूएस और चाइनीज कंपनीज, राइट, सेमीकंडक्टर ये सब चीज़ें। सो हमारे पास ना हार्डवेयर है, ना सॉफ्टवेयर है, ना एग्जीक्यूशन के लिए कोई भी चीज़ है। सो बट एक चीज़ ये लोगों ने देखी कि कोई भी एआई एप्लीकेशन चलाने के लिए डेटा सेंटर जरूरी होते हैं। अल्टीमेटली एआई क्या है? इट इज़ नथिंग बट अ लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, एलएलएम बोलते हैं उसे। एलएलएम के लिए आपको आपके पास डेटा रिपोजिटरी होना चाहिए। सी एआई को भी ट्रेन किया जाता है ना, आप कोई सवाल डालते हो एआई पे, वो जवाब देता है, राइट? कहाँ से देता है? इट नीड्स डेटा, राइट? तो उसके लिए डेटा सेंटर्स होने बहुत जरूरी है। देर इज 2-3 डिफरेंट लॉजिक वाई दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस। बेसिकली अगर मैं डेटा सेंटर यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, कोई कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट करती है, यहाँ पे और क्या क्या होगा उसकी वजह से? जॉब्स मिलेंगे, यू विल एम्प्लॉय पीपल, राइट? मेन तो जॉब्स, राइट? सेकेंड थिंग इज इंडिया गेट्स अ फुट इन दी एआई इकोसिस्टम। डेटा सेंटर इंडिया में है, अगर कोई चीज़ इंडिया में है तो सर ने ऐसे बोला टैक्सेशन का इंडियन गवर्नमेंट का लॉजिक ये है, एनी इनकम अर्नड रिसीव्ड इन इंडिया इज टैक्सेबल। तो भले फॉरेन कंपनी रहने दो, बट उसका डेटा सेंटर अगर इंडिया में है उस पर टैक्स वो नहीं छोड़ेंगे, राइट? सो दैट इज टैक्सेशन इज अ डिफरेंट पार्ट, बट इंडिया ऑल्सो गेट्स अ फुट इन बेसिकली इन द होल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। ये गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली नहीं बोला, बट आप मॉनेटरी टर्म्स में हिसाब लगा लो, एआई कंपनीज वर टू इन्वेस्ट इन इंडिया और मैंने 20 साल का टैक्स हॉलीडे कर लिया, द कंपनी गोज इनटू कंपनीज दैट इन्वेस्ट इनटू एआई एंड डेटा सेंटर्स, ऑल दीज थिंग्स, तो कुछ लाख करोड़ का वो इंडस्ट्री अगले 20 साल में बन जाएगा। उस पर अगर गवर्नमेंट 20-30% छोड़ रहा है तो इनडायरेक्टली कम से कम 30-40,000 करोड़ का बेनिफिट है। क्वान्टिफाई नहीं किया गया, बट यू हैव टू यूज योर हेड कि कितना उससे फर्क पड़ता है, राइट? सो इसलिए 2047 तक वो टैक्स हॉलीडे दिया गया। अनदर फ्यू ऑफ द हाइलाइट्स वर, यहाँ से चेंज होता है, हाँ गुड, हाँ। सो बेसिकली दिस गवर्नमेंट लेड आउट द होल रोड मैप की विकसित भारत क्या कैसे है। व्हाट हैज हैपेंड इज इंक्रीजिंगली ग्लोबलाइजेशन। बहुत सालों में हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन मतलब हर कंट्री किसी ना किसी पे डिपेंडेंट थी, राइट? आई वाज डिपेंडेंट ऑन सऊदी फॉर ऑयल, वो मेरे पास वेजिटेबल्स फ्रूट्स के लिए आते थे मे बी, राइट? रशिया के पास जाते थे अगेन फॉर क्रूड ऑयल XYZ, मैं यूएस के पास जाता था उनके कस्टमर्स लेने के लिए। इंडिया इज सेलिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, डेयरी, वॉट एवर।
बट पिछले 4-5 सालों में व्हाट हैज हैपेंड, देयर इज अ ह्यूज ट्रेंड ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन हैपनिंग. हर कंट्री बोल रही नहीं भाई, मैं मेरी चीज़ घर पे बनाऊंगा. दिस हैज हैपेंड. और ट्रेड वॉर इसीलिए शुरू हो गए, टैरिफ शुरू हो गए कि नहीं हमारे यहाँ पे जॉब लॉसेस हो रहे हैं, हमारे यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, हमारे यहाँ पे वो नहीं. सो पीपल हैव बिकम इंक्रीजिंगली इंटेलिजेंट ऑन देयर ओन इकोनॉमी. ये डीग्लोबलाइजेशन वाला ट्रेंड, नोबडी कॉल्स इट आउट इन दी ओपन, बट डीग्लोबलाइजेशन वाला है. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट हैज बीन फोकसिंग ऑन आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बोलते हैं, राइट. सो दिस गवर्नमेंट दैट वाई, अगर आप देखोगे इट वॉज अ फिजिकल कंसोलिडेशन वाला. ना वो ये बोल रहे हैं कि हम ज्यादा खर्चा करेंगे, ना वो ये बोल रहे हैं कि हम ज्यादा आपको इंसेंटिव्स भी देंगे. यू विल सी दैट. ओके, नाउ बजट एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो दे एलोकेटेड 10,000 crores टू बायोफार्मा पार्क्स. ओके, नाउ दिस इज फार्मा इज वन सेक्टर, वहां पे इंडिया हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड. अगर आपको किसी को पता नहीं होगा तो 1 in every 5 medicines consumed in US is made in India. India has the highest number of US FDA approved plants anywhere outside US. पूरी दुनिया में दूसरे किसी भी कंट्री में इतने US FDA प्लांट्स नहीं है जितने इंडिया में. अगर यूएस का खुद का अगर आप कंट्री छोड़ते हो, सो दैट इज वाई दे आर ट्राइंग टू. एंड एनी देयर इज अ टेलविंड ओवर देयर. कोविड के बाद लोगों का चाइना से भरोसा उड़ गया, राइट. सो दैट फार्मा इंडस्ट्री, उसको आज ना कल किधर ना किधर डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. पीपल गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज इन कोविड कि you can't have supply chains like chemicals, pharma intermediates and drugs into overly dependent on China. आपको किधर ना किधर तो उसका we'll have to look at ways to de-risk that supply chain. कि second alternative होना चाहिए. That is why government has also started giving these sort of incentives to pharma companies where they can set up biodiversity parks. Global investments, infrastructure, welfare, tax, financial, ये सब चीजें we'll quickly go through. This is what I discussed first. 2047 तक foreign companies जो cloud services provide करेगी through data centers located in India, they will be given a tax holiday. Next. So like I said, budget होता क्या है ultimately? It is nothing but a balance sheet of the government in terms of revenue. हमने कहाँ से कमाया और कहाँ पे खर्चा किया, right? This is what is the tax revenues that they receive. This is how they spend it. Government का ये अनुमान है कि 7-8% पे उनका revenue भी increase होगा, and they will also increase the expenditure from budget by around 7-8%. अभी majority यहाँ पे आप देखोगे the expenditure that is spent on capital expenditure, defense, railways, infrastructure basically. If I were to look at spending, government boost infrastructure पे लेता है. Next. So this is a very simple chart जहाँ पे आप देख सकते हो कि this is where the money comes to government from. कंपनी से टैक्सेस कलेक्ट करते हैं वो, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटीज, बोरिंग्स लाइबिलिटी, यहाँ से उनको पैसा आता है. गवर्नमेंट डेट भी इशू करता है तो बोरिंग्स लाइबिलिटीज उनको मिलेगी. एंड इट स्पेंड्स ऑन एन नंबर ऑफ प्लेसेस ओवर ईयर. तो इमेजिन करो ये देयर इज इंटरेस्ट पेमेंट्स. कोई भी गवर्नमेंट अगर रेवेन्यू कमा रही है, दे स्पेंड ऑन इंटरेस्ट. अगर फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, किसको आइडिया है? व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट? सॉरी, गुड. सो बेसिकली हर साल इंडियन गवर्नमेंट का टारगेट होता है टू बेसिकली लेसन दैट फिस्कल डेफिसिट, कि खर्चा थोड़ा कम करो, या तो रेवेन्यू बढ़ा लो, खर्चा कम करो. सो दिस ईयर अगेन फिस्कल डेफिसिट टारगेट इज 4.4%. तो और होता क्या है, फॉर एग्जांपल आई एम अर्निंग 100 रुपीज बट आई एम स्पेंडिंग 108. तो 8 रुपये कहाँ से आते हैं? गवर्नमेंट बोरो करेगा ना वो, बिकॉज उनके पास तो पैसा है नहीं. सो ये इंटरेस्ट पेमेंट बिकम्स अ क्रूशियल पार्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो वॉट एवर गवर्नमेंट इज बोरिंग 20%, तो आज सिर्फ इंटरेस्ट भरने में जा रहा है. फिर उसके बाद सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, बेनिफिट्स, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आपके जितने भी मेजर सब्सिडीज होती है, आपके जितने भी ये गैस सब्सिडीज होती है, फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना वगैरह. सो ऑल दीज थिंग्स आर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. महाराष्ट्र गवर्नमेंट लड़की बहन हर महीने 2,500, वो हलवा नहीं है, गवर्नमेंट को किधर ना किधर तो उसका हिसाब देना पड़ता है, राइट. आप लोगों से व्हाट इज नॉट टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट? आई वेरी गुड. जो नॉर्मली स्पीड फाइन या वगैरह लगता अच्छा, ये आपका चालान वालन जो कटते ट्रैफिक्स के, राइट. और एनीवन एल्स? बहुत लोगों की जब प्रॉपर्टी होती है और कोई लीगल हायर या कोई नहीं होता तो गवर्नमेंट की हो जाती है प्रॉपर्टी. और शायद ये आई गेस फाइल इज अ वेरी गुड बेस्ट आंसर. yes sir. Other than penalties, fines, these are the another income for the government. और उसका परसेंटेज आप देखियो 10% है, बट वो नहीं बोला जाता 10% इज गुड अमाउंट है, राइट. हमें सिर्फ लगता है गवर्नमेंट इज अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम टैक्स, सिर्फ टैक्स ऐसा नहीं है. अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम इमेजिन कॉर्पोरेशन टैक्स इज 18%. 80% कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, लोकल बॉडीज का जो टैक्स है दैट इज 18%. 18% है. इनकम टैक्स इज 21%. जीएसटी वीएसटी सब GST अनदर 15%. कस्टम ड्यूटी इज फॉर मैन्युफैक्चरर, तो वहाँ से भी वो पैसा कमाते हैं. These are the sources for दिस इज द सोर्सेज फॉर द गवर्नमेंट, दोज आर द एक्सपेंस. expenses for the government. One of the best library गवर्नमेंट का एक्सपेंस कर देता. वो मेरे पीपीटी में जरूर था लेकिन मैंने छोड़ दिया, मैं वो नहीं दिखा रहा. यस. सो दिस इज द अलोकेशन मेन जहाँ पे आपका फोकस होना चाहिए कि वेयर द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग. अभी ये स्लाइड पे से आपको क्या दिख रहा है? वेयर इज द गवर्नमेंट स्पेंडिंग बिगेस्ट मनी इन? सबसे बड़ा खर्चा कहाँ है गवर्नमेंट?
क्यों हो सकता है, कभी किसने सोचा है? डिफेंस या ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट पे खर्चा कर रही है गवर्नमेंट। आप बोलोगे कि पागल है क्या गवर्नमेंट के, डिफेंस पे करना चाहिए, इतने वॉर हो रहे हैं, वाई इज गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स? कोई लॉजिकली सोच के आंसर दे सकता है? सप्लाई चेन ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, वर्किंग Very good कैपिटल डेज answer. वगैरह कम करने if थोड़ा more if you can elaborate or anybody else, क्यों सप्लाई चेन एफिशिएंट करने के लिए? सो बेसिकली अगर cities are better connected, Hmm. then and roads वगैरह better connection है, तो Hmm. उससे ट्रांसपोर्ट का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, एंड जो नेसेसिटीज So है, efficient. goods है, जीएसटी वे बिल वगैरह जो था, यस तो दैट इज वन पार्ट। द सेकंड पार्ट, इफ आई वर टू फोकस ऑन, इतना खर्चा गवर्नमेंट क्यों करती है ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक्स पे? बिकॉज सिंपली देयर इज अ कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स। इफ देर द गवर्नमेंट इज रनिंग स्कीम्स लाइक मेक इन इंडिया, मैं इंडिया में बना के बाहर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, देयर आर मैन्युफैक्चरर्स, तो उनके लिए सबसे बड़ा कॉस्ट क्या होता है? उनके फैक्ट्री से लेके गुड्स एक्सपोर्ट, मतलब पोर्ट्स तक या एयरपोर्ट तक ट्रांसपोर्ट कराने का। नाउ इमेजिन अगर मेरे फैक्ट्री से गुड्स निकलते हैं, पहले यही होता था, रोड्स वर इन सच अ बैड कंडीशन दैट एक्सपोर्टर फ्रॉम तमिलनाडु टिल द टाइम उसका कंसाइनमेंट पोर्ट पे पहुंचे 3 दिन लग जाते थे ट्रक्स को, सारे अलग अलग स्टेट बॉर्डर्स क्रॉस करके पोर्ट पे जाने के लिए। इफ आई रिड्यूस दिस टाइम, आई सेव फ्यूल, आई सेव टैक्सेस, आई सेव अ लॉट ऑफ हेडेक। इसीलिए जीएसटी भी लाया गया, क्योंकि हर स्टेट अगर बोलेगा मेरा टैक्स अलग, मेरा टैक्स अलग, मेरा टैक्स अलग, इमेजिन द काइंड ऑफ, हर स्टेट में हेडेक कितना है बिजनेसमैन को पैन इंडिया में काम करने के लिए। दैट इज वाई जीएसटी वाज आल्सो गॉट इन। So transport is hugely beneficial in the longer run. What happens was, if you look at the history of US, United States as a country, United States में जब भी पूरा देश वहाँ का कनेक्ट हो चुका थ्रू हाईवेज, अमेजिंग रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, उसके बाद दैट इकोनॉमी बूम्ड अ लॉट. So the first 50 years in any country, 50 to 70 years, if the critical infrastructure is laid out, तो फिर अगले 50 साल में बहुत बढ़िया ग्रोथ मिलती है. एंड इमेजिन योर पर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द गुड बिकम्स वेरी 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 एफिशिएंट. इमेजिन करो, मेरा अगर 10 रुपये में कोई प्रोडक्ट बिक रहा है, तो यहाँ से तो मेरा खर्चा ही 2 रुपये पोर्ट पहुँचाने का है ना, वो से. इमेजिन इफ आई एम एबल टू रिड्यूस दैट कॉस्ट टू 10% और मे बी 20%. मैंने 2 रुपये का कॉस्ट 1 रुपये पे भी आ गया, दैट इज 50% सेविंग्स. तो ऑटोमेटिकली आई एम गेटिंग कम्पिटिटिव विद द चाइनीज एक्सपोर्टर्स ना, क्योंकि वो तो सस्ता माल इंडिया में डंप कर रहे हैं. गवर्नमेंट आपको बचाने के लिए ड्यूटी लगाएगा, बट यू हैव टू आल्सो बकअप. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग सो मच ऑन रोड ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर. देन ऑब्वियसली अदर थिंग इज डिफेंस. आइडियल है, डिफेंस में भी खर्चा करना वो बनता ही है, कंसिडरिंग हाउ द वर्ल्ड इज हैपनिंग. द अदर प्लेसेस वेयर दे हैव स्पेंट ह्यूज टू लुक एट, दैट इज रूरल डेवलपमेंट. अगेन उसमें भी रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, डैम्स, वाटरवेज, वो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आती है. बट इफ आई वर, ये तो बेसिकली मैंने एलोकेशन बता दिया. इस स्लाइड पे से आपको क्या लगता है विच सेक्टर्स विल बेनिफिट? और इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज अगर मैं बोलूँ तो डिफेंस हैज बीन सीन एन इंक्रीज ओनली 10-11%. ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ ये बजट, ठीक है. बट व्हाट सेक्टर्स डू यू थिंक फ्रॉम दिस सॉर्ट ऑफ स्पेंडिंग विल बेनिफिट? अभी तो 2 ट्रेड डील भी साइन हो गए. एनी आंसर्स? यूरोप के साथ भी ट्रेड डील हो गया, यूएस के साथ भी हो. एग्जैक्टली बजट लेना है. हाँ एग्जैक्टली. इसीलिए बजट में बहुत सारे वो लोगों ने इस बार एक्चुअली चेंजेस नहीं किए या बेनिफिट ज़्यादा भी दिए नहीं. देयर आर नॉट अ लॉट ऑफ इंसेंटिव्स बिकॉज आई थिंक द गवर्नमेंट वाज श्योर कि अगले 2-3 दिन में वो यूएस के साथ ट्रेड डील अनाउंस करेगी. नाउ इमेजिन व्हाई सो मच ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर हियर, व्हिच सेक्टर विल बेनिफिट? अगेन वी हैव साइंड ट्रीटीज विद यूरोप, विद यूएस. सो अगेन मैन्युफैक्चरिंग विल बेनिफिट. सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे बड़ा कंजम्पशन है. इफ आई वर टू बिल्ड रोडवेज, हाईवेज, डैम्स, वाटरवेज, हर जगह सीमेंट लगता है. सो यू हैव टू टेक अ लुक एट दीज इंडस्ट्रीज. कमोडिटीज का एक साइकिल, सुपर साइकिल अभी चल रहा है. हर कमोडिटी तेज भाग रही है, गोल्ड चाहे सिल्वर चाहे कॉपर, XYZ, राइट. बट सीमेंट इज वन, इट इज स्टिल मच अ वेरी कंट्रोल्ड इंडस्ट्री इन इंडिया. बट अगर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो द इंडस्ट्री इज ओनली कंसोलिडेटिंग. आज विद इन द टॉप 2-3-4 families control 80% production of cement in India. Top 3-4 families only in India control the whole cement production. तो वो एंट्री बैरियर इंडस्ट्री भी है. अगेन इट्स अ कमोडिटी. वहाँ पे कंपनीज, ऐसी कंपनीज पैसा बनाएंगी जहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सस्ता है और ट्रांसपोर्टेशन करके लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन इसका सबसे चीपेस्ट है. देयर इज वन मेट्रिक फ्रॉम कैपिटल मार्केट्स पर्सपेक्टिव दैट यू कैन ट्रैक फॉर सीमेंट कंपनीज, विच इज कॉल्ड एबिटा पर टन. एबिटा समझ में आता है? व्हाट इज एबिटा? लॉन्ग फॉर्म नहीं चाहिए, मतलब समझो, लॉन्ग फॉर्म समझ में आता है, सबको समझ में आता है. So EBITDA is basically operating profit per ton of cement bag that I am selling, right? You can track these indicators कि कौन सी कंपनीज है. मार्केट लीडर अल्ट्राटेक है, सेकंड इज योर अडानी, मतलब अडानी से लाफार्ज होलसेम, अंबुजा ICC, विच इज टेकन बाय ओवर बाय अडानी. 3-4 बिगर कंपनीज से आप स्मॉलर कंपनीज भी कंपेयर कर सकते हो. विच कंपनीज आर एक्सपांडिंग एग्रेसिवली, उनके EBITDA पर टन क्या है, व्हाट इज देयर केपेक्स ग्रोथ स्ट्रेटेजी. अदर वेरी इंटरेस्टिंग सेक्टर इज एनर्जी, पावर, इंफ्रा. वॉट एवर यू डू टूडे रिक्वायर्स लॉट ऑफ एनर्जी. मैंने आई थिंक AI के बारे में भी ये बोला था. अगर आप गूगल सर्च करते हो कंपेयर टू AI या जेमिनाई या ChatGPT पे कोई भी वर्ड सर्च करते हो, दैट कंज्यूम्स 10 times मोर पावर देन अ गूगल सर्च. 10 times.
तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करना ही पड़ेगा, देयर इज नो ऑप्शन, ठीक है। सो रिन्यूएबल हो गया, विंड, सोलर, व्हाटएवर, एनर्जी स्टोरेज हो गया। तो प्रॉब्लम विद रिन्यूएबल एनर्जी ओवर हियर इन इंडिया और एनीवेयर इज ये कि मैं सोलर और विंड से एनर्जी तो जनरेट कर लूंगा, बट एट द टाइम व्हेन एक्चुअली आई डोंट रिक्वायर, मे बी ड्यूरिंग द डे आई डोंट रिक्वायर दैट मच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैं स्टोर नहीं कर सकता। जनरेट तो रहा है पावर, बट आई कैंट स्टोर इट। सो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में भी बहुत केपेक्स और गवर्नमेंट और कंपनीज अभी इन्वेस्टमेंट्स कर रही है, so that I'm able to store the solar or wind energy that is generated, and then I can utilize it at night period when the electricity demand peaks. Okay, next. So these are the sectors जहाँ पे गवर्नमेंट ने मैक्सिमम एलोकेशन दिया हुआ है। So यहाँ पे थोड़ा हाँ, ये सब बहुत ही फाइन प्रिंट है, you'll get bored, हम लोग ये सिर्फ आपको ये करते बैठे। बट इफ आई वर टू बेसिकली पुट डाउन इनटू कैपिटल मार्केट एनालिसिस, देन सर ने जो बात की एसटीटी, तो उस पर अगर मैं जाऊँ तो एसटीटी से क्या फर्क पड़ेगा आपके हिसाब से? लेट्स डेवलप दैट सेकंड ऑर्डर थिंकिंग। एसटीटी अगर गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, फ्यूचर ऑप्शंस पे ही बढ़ा दिया, उन्होंने डिलीवरी की ट्रेड्स पे नहीं बढ़ाया, फ्यूचर ऑप्शंस क्यों किया रहेगा गवर्नमेंट ने, उससे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, सिंग इंडिविजुअली एसटीटी क्या होता है, किस पे लगता है और क्या काम होता है उसका? मतलब अगर जब उनको जब पूछा था फाइनेंस मिनिस्टर को क्यूए क्यों किया? हाँ, तो उनके हिसाब से उन्होंने बोला था कि टू रिड्यूस स्पेक्यूलेशन। ओके, बट जितना उन्होंने बढ़ाया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब जिनको स्पेक्यूलेट करना हो तो करेगी। हाँ, इट इज लाइक सिगरेट्स, स्मोकर को फर्क नहीं पड़ता सिगरेट 10 रुपए की या 20 रुपए की, वो फूकेगा राइट। सो इन अ वे दैट इज राइट, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, माय कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन गोज अप वेरी हाई, ठीक है। एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट पे अगर एसटीडी अगर आपने परसेंटेज टर्म्स में देखा रहेगा, इट वाज ओनली 0.02%, फ्यूचर्स पे वो 0.02 से लेकर 0.05 कर दिया। तो हमने वो छोटा लगता है कि 0.05 मतलब क्या, बट इट इज 2.5 टाइम्स मोर देन 0.02, 2.5 गुना से बढ़ा दिया वो। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है फ्यूचर्स का 5-6 लाख 8 लाख का, लगा लो ये सब in taxes just for you to maybe carry forward that trade in futures. It is a lot of cost. So government tries to basically आपको डिमोटिवेट कर रहा है कि आप ट्रेड मत करो। It is like similarly आप कसिनो गए हो कभी? Anybody is gone to casino? मैं किसको नहीं बताऊंगा, हाथ ऊपर कर सकते हैं। गोवा गए रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम चले जाओ, यू विल अंडरस्टैंड मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि गोवा में आप कसिनो में जाते हो तो वहाँ पे ऑब्वियसली जीएसटी लगता है, और वो कितना है, कम से कम 30 to 40% गैम्बलिंग पे स्ट्रेट, राइट, 30%। सो इमेजिन मुझे जीतने के लिए पहले 30% तो सिर्फ कॉस्ट पे आने के लिए, मैंने 100 रुपये का अगर मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे पास 70 रुपये का ही खेलने को दे रही है गवर्नमेंट। 30 तो गया, डे 1 गया, फिर आपको 70 रुपये कमा के पहले तो 30 कमाने, उसके बाद आप प्रॉफिट बनाओगे। सो गवर्नमेंट ट्राइज टू बेसिकली डिमोटिवेट यू टू गोइंग टू स्पेकुलेशन। दीज आर द वेज दैट विल ट्राई टू डू दैट। सो फ्यूचर्स पे उन्होंने ये कर दिया, ऑप्शंस पे भी उन्होंने ये कर दिया। उसकी वजह से इम्पैक्ट क्या हुआ, हु विल बी मोस्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस? नहीं, ट्रेडर्स तो हो गया, ये तो आपने एंड यूजर बोला, बट विच बिजनेस एंटिटीज विल गेट अफेक्टेड? एनएसई, बीएसई और ब्रोकर्स, राइट, ब्रोकर्स भी अफेक्ट करेंगे अगर मेरा वॉल्यूम ही गिर गया। इफ आई गवर्नमेंट इज डिमोटिवेटिंग, इन्हें आप मत करो, खेलना बंद करो, फ्यूचर्स ऑप्शंस में खेलना बंद करो, ब्रोकर्स की वॉल्यूम्स अफेक्ट होंगे, न्यू पीपल विल नॉट वांट टू ट्रेड मोर, व्हिच इनडायरेक्टली इंपैक्ट्स योर वॉल्यूम्स ऑन द स्टॉक एक्सचेंजेस, बीएसई, एनएसई। किसी ने देखा बीएसई का स्टॉक प्राइस कितना गिरा उस दिन, बजट के दिन? कितना? 15% गिरा था ड्यूरिंग द बजट, 15% ऑन द सेम डे ऑफ द बजट। इमेजिन कितना फास्ट मार्केट रिएक्ट करता है, 15% गॉन इन सिंगल डे, ठीक है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज व्हाट यू हैव टू डेवलप। बेसिकली सेकंड ऑर्डर थिंकिंग आपको डेवलप करना पड़ता है कि अगर ये गवर्नमेंट कर रहा है तो उससे इफेक्ट किस चीज़ों पर। जब तक आप ये कर पाते हो, मार्केट ऑलरेडी भाव दिखा देता है आपको, आपसे बहुत छाने लोग बैठे हैं, तो ठीक है। इधर लगता है और फ्रेंड पीढ़ी का रहता है कौन से एरियाज को सोच रहे हैं आप, अगर आप उस पे भी जाओगे तभी आप स्टॉक पाओगे। अदरवाइज ये गवर्नमेंट सोच रही है कि बारे में आप काम करते हो, नेक्स्ट टाइम पे क्या हो गया, हाउ इट वर्क, ये बात एक्सेल के लिए लोग कोई बोला उन्होंने। सो वो उन्होंने क्यों किया, बिकॉज इफ यू, अगर आपने फाइन थोड़ा डिटेल एनालिसिस थोड़ा पढ़ा होगा, देयर वाज अ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन ने अभी पिछले 1 महीने पहले की ही बात है, वो लोग गवर्नमेंट के पास गए थे, उन्होंने सीधे बोला था कि सर आप यूएस के साथ ट्रेड डील साइन करो या तो वी विल स्टार्ट कटिंग जॉब्स बिकॉज वी आर इन लॉसेस, डीप लॉसेस। मेरा 100 रुपये का कपड़ा अगर यूएस 50% टैरिफ लगा रहा है तो 150 भी तो कॉस्ट होगी ना, उसके आगे कब वो बिकेगा और कब मैं कमाऊंगा। इमेजिन उसके चक्कर में ऑलरेडी वियतनाम, चाइना और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज है विच आर एक्सपोर्टिंग टू यूएस एट ए चीपर रेट, आई विल लूज आउट ऑन बिजनेस ना। सो दैट इज वाई द एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन हैड अप्रोच द गवर्नमेंट 1-2 महीने पहले कि सर आप या तो ट्रेड डील साइन करो या तो हमारे लिए एक इंसेंटिव पैकेज बनाते। गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है देखते,
never take decisions in panic. This government is that way very smart. They did not bow down to demands of US immediately. उन्होंने क्या किया, यूएस को बुली, वो यूएस हमको बुली कर रहा था, तुम पे हम 50% टैक्स दे रहे हैं, तुमने रशिया का क्रूड ऑयल ले लिया, तुम्हारी वजह से वॉर चल रहा है, ये वो। ये गवर्नमेंट ने क्या किया, ठीक है रुक, तू लगा टैक्स। ये लोग गए जाके चाइना के साथ, कनाडा के साथ ट्रेड डील बना लिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ बना लिया, यूरोप यूनियन ऑफ 27 कंट्रीज, उन्होंने उनके साथ ट्रेड डील बना लिया। यूएस ओनली स्टार्टेड लुकिंग फुलिश कि भाई तुम चाइना के साथ दुश्मनी करोगे, रशिया के साथ करोगे, इंडिया के साथ करोगे, तो भाई किसको लेके साथ में चलोगे, इसको तो लेना पड़ेगा ना। एंड इंडिया वॉज एट अ वेरी स्ट्रेटेजिक स्टैंड पॉइंट वेयर वी आर अ कंट्री ऑफ 1.4 बिलियन पीपल, 140 करोड़ लोग, इट्स अ वेरी बिग कंज्यूमर बेस फॉर एनी कंट्री, ठीक है। सो दिस गवर्नमेंट लिवरेज्ड इट कि बाबा ठीक है, उनको करने का दादागिरी करो, हम बाकी के लोग के साथ तब तक उनके कंधे पे आते क्या आते थोड़ा, राइट। सो दे बेसिकली साइन ट्रेड डील्स विद देम। यूएस ओनली स्टार्टेड लुकिंग फुलिश। Our government was also disincentivizing signing the trade deal because US wanted us to buy agricultural goods from them. अभी इंडिया आज कितना भी डेवलप्ड बोलो, अल्टीमेटली फार्मर को हैप्पी तो नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ही गिर जाएगा तुम्हारा, राइट। फार्मर, यू कांट गो अगेंस्ट द फार्मर्स इन दिस कंट्री, कुछ भी कर लो, आपके पास भले फार्मर जैगुआर BMW में घूमेगा, आप फार्मर के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकते। आज भी इंडिया में एग्रीकल्चरल इनकम इज टैक्स्ड एट 0, एग्रीकल्चरल इनकम पे 1 रुपया टैक्स नहीं। इट इज़ अ वेरी सोशल सेंसिटिव टॉपिक। कोई भी गवर्नमेंट आज तक फार्मर्स के अगेंस्ट नहीं जा सकती, नोबडी कैन डू दैट। इसलिए गवर्नमेंट वाज डीलिंग द ट्रेड डील, बट अल्टीमेटली दे गॉट इट ऑन देयर ओन टर्म्स। इंडिया डिड नॉट बाउ डाउन टू कि हाँ हम तुम्हारा एग्रीकल्चर आउटपुट लेंगे, बदले में उन्होंने क्या बोला, ठीक है एनर्जी आउटपुट ले लेंगे, तुम्हारा वेनेजुएला से क्रूड ले लेंगे, यूएस से ले लेंगे, बट वी विल नॉट लेट योर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस कम टू इंडिया एंड हर्ट लोकल फार्मर्स। सो दैट वाज अ वेरी स्ट्रेटेजिक मूव, दैट इज व्हाट ही वाज एक्सप्लेनिंग। बट अगेन देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू डूइंग दिस। हुआ क्या, इतने महीने, इतने टाइम जो भी फ्रिक्शन चला ट्रेड डील में, दैट इम्पैक्टेड रेवेन्यूज, प्रॉफिटेबिलिटीज, इसीलिए आपको मार्केट भी कॉन्स्टेंटली नीचे आता हुआ दिखा, राइट। So it is not that easy. It affects everyone. The second point, what sir was also telling कि why banks and financial companies got affected, उसमें ये है कि बजट का डेफिसिट was pegged at 4.4% of GDP. अभी जो भी डेफिसिट होता है गवर्नमेंट बोरोइंग करता है, राइट। If imagine if the government keeps on borrowing, बॉन्ड मार्केट में आपका कॉन्स्टेंट बोरोइंग चालू है, there is a lot of appetite to get more debt, क्या होगा, बॉन्ड yields will remain low or high। अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है बॉन्ड्स का, बॉन्ड yield लो जाएगी या हाई रहेगी, हाँ हाई रहेगी। इज इट गुड और बैड? थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन, आई कैन अंडरस्टैंड, थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझने के लिए, बट आई वांटेड टू थिंक, मैं रेडीमेड आंसर नहीं दूंगा। बॉन्ड यील्ड्स हाई होने से क्या प्रॉब्लम होगा? बेसिकली डेट इज नॉट चीप ना, डेट इज नॉट चीप बेसिकली, मतलब पैसा ब्याज पे उठाना है तो महंगा है। सो इट इज गुड और बैड? बैड फॉर हुम? गवर्नमेंट। अगेन बॉन्ड्स के सबसे बड़े होल्डर्स कौन रहता है, और अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट banks, spot on, or banks, financial institutions, right, plus NBFCs, वो लोग डेट उठाते हैं टू अगेन फंड इट हायर। उसकी वजह से अगर डेट उनका पोर्टफोलियो पे बॉन्ड यील्ड्स हाई रह गया, इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर देम, क्योंकि इमेजिन बैंक्स को भी डेट मार्केट से उठाना है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उठाना है, और आगे लेंड भी तो करना है ना, वो तो बैठे नहीं रहना उन इनकम के लिए। यार जॉब इज टू पिक मनी एट 4, 5, 6% एंड लेंड इट एट 7, 8, 9, 10%, राइट। तो अगर उनके बॉन्ड यील्ड्स हाई रहते हैं तो ऑटोमेटिकली बैंक्स के बॉन्ड यील्ड्स के पोर्टफोलियो पे हिट बैठता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे हिट बैठता है। सो इन दैट वे, इन दैट सेंस इट इज नेगेटिव सम बिट, बट जो है वो है। इंडिया स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, आपके पास चाइना जैसा ऐसा ट्रेड सरप्लस नहीं है, साल का 400-500 बिलियन डॉलर पैसा अंदर आ रहा है, ऐसा नहीं है। चाइना हैज अ ट्रेड सरप्लस ऑफ मोर देन 300 to 500 बिलियन डॉलर्स एवरी ईयर, इमेजिन। तो दे कॉल द शॉट्स, उनको फर्क नहीं पड़ता, वो आधी रात में यूएस का आधा ट्रेजरी फेंक देंगे, वी कैन डू दैट, ठीक है। सो दैट इज द सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट ऑफ हैविंग बॉन्ड यील्ड्स हाई, और मे बी उसकी वजह से भी मार्केट फर्स्ट डे पे चल गया, ट्रेड डील साइन होने के बाद, आज फिर भी थोड़ा नरम ही है। इज नॉट दैट इतना वन वे कुछ चल नहीं रहा है, ओके, बिकॉज मार्केट्स विल वेट फॉर स्टेबिलिटी टू सी इंक्रीज इन नेट अर्निंग्स, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, विच विल हैपन। अगर आप पिछले 6-8 महीने का डेटा डिकोड करोगे, बजट से एक चीज़ हो गया, राइट, पिछले 6-8 महीने का डेटा डिकोड करोगे, देयर हैव बीन गुड रेट कट्स बाय आरबीआई, इंटरेस्ट रेट कट्स आ गए अच्छे खासे, पिछले एक साल में 1.25% से कम हुआ है। So home loans are back at 7.3, 7.5%, less than that, which is very good. Car loans are down to 8-9%, 8-9% में तो कार लोन मिल रहा है, which is again very good. So उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, लोग खर्चा करेंगे, क्योंकि कार तो ऐसी चीज़ है कोई डायरेक्टली जाके शोरूम से खरीदता नहीं, सब लोन पे ही सकता है, ठीक है। सो दैट इज देयर। फिर गवर्नमेंट ने और दिवाली में क्या किया, जीएसटी कट दिया, राइट। सो ऑल दिस थिंग्स विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन नंबर्स इन द नेक्स्ट 3 to 6 months इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज एंड कॉर्पोरेट्स रिजल्ट्स। उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पे जीएसटी हटा दिया, 0 कर दिया, पहले 18% था, इमेजिन 20,000 का प्रीमियम, उस पर 4,000 टैक्स।
अपनी लाइफ के ऊपर भी हाँ। अपनी लाइफ सो वो हटा दिया उन्होंने बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम पीपल दिस इज नेसेसरी कंजम्पशन स्टॉक कितना टैक्स लगाओ. सो जीएसटी कट्स हैव बीन डन, रेट कट्स हैव बीन डन, ट्रेड डील हो गया, सब हो गया. नाउ आई थिंक देयर इज अ ब्लू स्काई सिनेरियो इमर्जिंग फॉर इंडिया बिकॉज अभी इवन आप यूएस के साथ जो ट्रेड डील देखोगे, इंडिया इज नाउ एट 18%. चाइना, वियतनाम, ये लोग सब भी 20% पे, 2% अपने से ऊपर. सो इट इज़ अ वेरी गुड डील दैट इंडिया हैज अल्टीमेटली क्रैक. टाइम लगा उसको, बट वी डन अ वेरी गुड डील. सो बेसिस ऑल दीज थिंग्स, नॉट अ लॉट ऑफ थिंग्स वर डन इन बजट बिकॉज पहले ही गवर्नमेंट ने उनके हाथ में जितने बहुत सारी चीज़ें थी, दे ऑलरेडी डिड दैट. जीएसटी कम कर दिया, इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिया, बिकॉज उनको पता था द ट्रेड एंड द आउटसाइड वर्ल्ड इज वेरी वोलेटाइल. वील हैव टू गिव अ पुश टू द इकोनॉमी. दैट्स व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट टर्निंग. सो दिस वाज बेसिकली pre-budget, post-budget, during budget, and the analysis that we could decode. The main changes remain these only. Tax holiday जो दिया 2047 तक, apart from STT change जो था, that's it. Any other queries, questions or doubts that you have on budgets, on announcements, on capital markets or economies that you can feel, you are free to ask us. हम लोग भी more than यार होते भी कोई कुछ भी सवाल नहीं किसको, ऐसा कोई चीज़ जो समझा नहीं. यस, ये जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का जो डिस्क्लोजर का जो था, तो मतलब व्हाई डू वी नीड टू डिस्क्लोज, लाइक उससे बेनिफिट क्या हो रहा है गवर्नमेंट में? benefit is as a benefit नहीं है. You earn the area and you are not paid the rate balance. That और आपका foreign asset पड़ा हुआ है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट करके रखिए और आप इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स ही भर रहे हो. That's why they have been disclosure ये foreigners. अगर आप foreign लेके बैठे और आप यहाँ ITR इनकम डिस्क्लोज करते 2 लाख रुपए, you will be not worth. बट अगर वो प्रॉपर्टी से या किसी से इनकम नहीं आ रहा है, इट्स जस्ट Income is not a right. आपके पास इतना पैसा कहाँ से है? आपने फॉरेन में घर ले लिया, चलो बताओ, एक्सप्लेन ना, एक्सप्लेन. यू पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों आपको जॉब मिल जाएगा? इमेजिन एक गवर्नमेंट पूछ रही है आपको, यार तुम्हारा यहाँ पे तो इनकम टैक्स रिटर्न में 10-12 लाख का भी इनकम नहीं है और तुम्हारा फॉरेन में घर है. भाई इधर लोगों को इंडिया में घर नहीं बन पा रहा, तो तुमने फॉरेन में खरीद लिया, तो आया कहाँ से भैया इतना पैसा? दे विल आस्क दैट क्वेश्चन. दे हैव द राइट बिकॉज यू आर अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री. आप बाहर के सिटीजन नहीं हो, बाहर के होते तो आपको नहीं पूछते. Indian government has a right to question any income that you earn, receive, assets that you own within India, outside India, because you are an Indian resident. आप बाहर के सिटीजन रहते तो वो में भी इतना नहीं पूछते. As we all learn in the section 9 as well, something to link to actual rise in India. That section is capital. हाँ, accrue, arise, received, कुछ भी. Even if you are from outside India, even if you are not generating income from the outside India, but the property is outside India. Very good बात. जैसा सर ने बोला कि फंड का ऐसा है, खाता का ऐसा है. तो अरुण जेटली ने जब when he was the finance minister, वो बजट जब लेने के, उन्होंने ये डेटा डिकोड किया था कि इन ए कंट्री ऑफ 120 करोड़ पीपल, तभी 120 करोड़ थे, यहाँ पे टैक्स पेयर सिर्फ 3.5 करोड़ है. ठीक है, वो तो चलो वो भी जाने दो. 3.5 करोड़ में से भी आप निकाल के देखोगे तो 1.5-2 करोड़ का नील रिटर्न है, मतलब जीरो टैक्स पेबल रिटर्न. टैक्स ही नहीं भर रहे, रिटर्न फाइल किया, इनकम डिक्लेयर किया, डिडक्शन क्लेम किया, जो भी देगा वॉट एवर इट इज, नील रिटर्न भर रहे. 2-2.5 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं, उसमें से कॉर्पोरेट हटा रहे हो तो 50-60 लाख भी नहीं है जो एक्चुअल में टैक्स भर रहे हैं, इंडिविजुअल्स. और उसने ही कोलेटेड दिस डेटा विथ द डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट. कितनी गाड़ियां बिकी पिछले 1 साल में? सिंपल दिख रहा है उनको, 50-60 लाख गाड़ियां बिक रही, 1 करोड़ गाड़ियां बिक रही साल में, और टैक्स पेयर से 50. हाउ डज इट मैटर? कैसा पॉसिबल है? सो दे सेड वी हैव अ हैबिट ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस, लेट्स एक्सेप्ट दैट. तो दैट्स व्हाई इसीलिए गवर्नमेंट हैज डन वेरी स्मार्टली, उन्होंने ये सब कुछ लिंक कर दिया है. अभी ये आपका पैन, आधार, मोबाइल नंबर से बैंक अकाउंट से यूपीआई, बैंक अकाउंट से आपका इन्वेस्टमेंट, शेयर्स, डीमैट अकाउंट्स, हर कोई चीज़ उन्होंने लिंक कर दिया है. सो नाउ दे नो एवरीथिंग अबाउट एवरीवन. प्रॉपर्टी किस पे रजिस्टर, अब नेक्स्ट इज दैट, अभी प्रॉपर्टी डेटा अभी वो सिंक कर रहे हैं. बेसिकली दे आर मैपिंग, जो प्रॉपर्टी कार्ड पे दिख रहा है आदमी जिसका नाम है, उसके पैन पे चिपका हुआ है. अभी इमेजिन वो चिपका दिया, एक आदमी के पैन पे दिख रहा है इसका जगह 50 करोड़, रिटर्न फाइल कर रहा है 3 लाख का, कुछ तो प्रॉब्लम. This is going to happen slowly. So once they start integrating all these things, एक जाल बिछा दिया अभी. और ये शुरुआत कब से अभी पता है आपको? 2013 से. हाँ, 2013 जब नरेंद्र मोदी फैमिली से नहीं बने, कुछ से पहले शुरू हुई है वो नहीं करते. so धीरे धीरे दे आर बेसिकली पुटिंग यू ऑल, सारी रास्ते भागने चोरी करने के बंद कर रहे हैं. सो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, यू हैव टू एक्सेप्ट. Yes, you have to pay tax, otherwise you have to income less than well. हमारे बड़े क्लाइंट्स जिनका इनकम बहुत सारा है, वो लोग परेशान हो जाते हैं. वो ये कितना टैक्स भरने का, कितना नहीं, कुछ कर इतना नहीं भरना. वो कमाओ तो भरो, कमा रहे हो तो करना पड़ेगा. नहीं कमाओगे तो 12 लाख से कम कमाओ. सो दैट इज व्हाई टैक्स प्लानिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. जो सर सिखाते हैं
अभी बहुत लाइटली लेता है आदमी, क्योंकि ठीक है भैया मेरा आपका एजुकेशन फेज है, भी नहीं छोड़ना यार, मैं क्यों इतना इंटरेस्ट लूँ उसमें। बाद में जब जेब से बगैर पूछे 10-20% ऑटोमेटिक पहले ही कट जाता है ना, तब समझ में आता है यार ये तो ज्यादती हो रही है मेरे साथ। दैट इज व्हाट मोस्ट सैलरीड पीपल एंड मोस्ट पीपल दे कंप्लेन अबाउट दैट। बिकॉज बेचारा मैंने आपको याद है टैक्स का दर्द भी उसको करता है जो ज़्यादा कमाता है। सो इन हैंड सैलरी और सीटीसी का मीम्स बहुत देखे रहेंगे आप। इन हैंड सैलरी 50 लाख, हाँ, और इन हैंड सैलरी सॉरी सीटीसी 50 लाख, और इन हैंड कितना आ रहा है। दैट इज वेरी मोस्ट ऑफ द टैक्सेस गेट। यस, एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस, डाउट्स रिगार्डिंग बजट? क्वेश्चन क्वेरी वन वे सब कुछ समझ में आ गया। अभी है ऐसा चिपला कुछ दिया ही नहीं। हाँ, इस बजट में एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ केस। अगर तो ऐसा बहुत अच्छा चीज है तो बैंक मुझे बता देगा। और टैक्सेस में भी ज़्यादा चेंज नहीं किया होगा, बिकॉज नया एक्ट ही आ रहा है ना यूपी में। मैट ला रहा है, दैट इज द वन ऑफ द बिग चेंजेस। सब कुछ चीजें चेंज हो रही है, इसको भी अभी आने आएगा एक अप्रैल 2023 उसके पास इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस एंड आल्सो सीखा। सर होम अफेयर्स एक्चुअली क्या होता है बेसिकली, जहाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है? होम अफेयर्स, होम अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री मतलब आपका जो भी मैनेजिंग द कंट्री विद इन एनी अफेयर्स विद इन, फॉर एग्जांपल पुलिस डिपार्टमेंट्स, आईपीएस, ये इट इज नॉट आर्मी रेट। आर्मी का बजट डिफेंस में आता है। अभी पुलिस मशीनरी हो गई, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी विद इन द स्टेट, दैट इज ऑल होम डिपार्टमेंट। सो पुलिस फॉर एग्जांपल एनीबडी इन पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी, उनका ट्रांसफर कौन डिसाइड करता है? होम मिनिस्ट्री। दैट इज व्हाट होम मिनिस्ट्री का जॉब हो रहता है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, पीस and all these things within the country. Anything outside, that is with defense and also, but maintaining law and order within the country rests with home affairs. कल परसों में जो मार्केट्स बाउंस बैक हुए, अगर इंडिया यूएस डील नहीं होता तो उतना बाउंस बैक होता? Because see that I think मैंने प्री बजट भी सेशन में पूछा था कि यूएस इतनी दादागिरी क्यों कर रहा है। बिकॉज इट इज़ द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ व्हाट वी सेल ना। हम यहाँ से क्या क्या एक्सपोर्ट करते हैं? आईटी सर्विसेज, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, इन नंबर ऑफ गुड्स फ्रॉम हियर वी एक्सपोर्ट। सो वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स फॉर इंडिया, एशिया, इवन चाइना और एनी इमर्जिंग इकोनॉमी इज एक्चुअली यूएस। आप कितना भी उनको बोलो यार ये तो गलत कर रहा है, टैरिफ लगा रहा है मेरे पे, ये ना वो, बट इट इज अल्टीमेटली वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर्स। इमेजिन, आप स्पेंडिंग पावर इमेजिन करो, इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी इज व्हाट? किसी को आइडिया? जीडीपी पर कैपिटा मतलब पर पर्सन, अगर मैं इनकम उसका लेवल बोलूँ, लेस देन $3,000, अराउंड 2800 3000 कुछ होगा। यूएस का कितना है वो? एनी गेस? हाँ, मच हायर। चाइना अकेला आई थिंक 10-15-20,000 के आसपास। सो इंडिया से चाइना 10 टाइम्स, इमेजिन यूएस का होगा। इतना अगर वो इकोनॉमी में लोगों के पास पैसा है, वो खर्च करते हैं। वो खर्च करेंगे तो उनको सर्विस प्रोवाइडर्स, प्रोडक्ट सप्लायर्स, एक्सपोर्टर्स अपने पास है। सो दे हैव दैट विट टू अल्टीमेटली टैक्स यू व्हेनेवर यू वांट, व्हेनेवर दे वांट। इसलिए सुपर पावर है वो, बिकॉज उनके पास स्पेंडिंग भी है, कैपेसिटी है, बजट है, पैसा है, एंड मेन तो पेट्रो डॉलर। दे हैव ग्लोबल ट्रेड डॉलर में डिनोमिनेटेड, रिजर्व करेंसी स्टेटस, बट दैट इज नाउ रैपिडली चेंजिंग। पीपल आर लूजिंग फेथ ओवर यूएस डॉलर। इसीलिए दैट एक्सपीरियंस द रैली इन गोल्ड सो मच इन द लास्ट 2 years, क्योंकि गोल्ड इज नॉट एन एसेट जो साल में 70-80% भागता है। इट इज वेरी रेयर फॉर समथिंग लाइक गोल्ड टू रैली 70-80% in 1 year. That means somewhere something, basically, see, a rush to gold, what it says, understand the signal. The signal is कि I don't trust anyone anymore. मुझे सेफ्टी चाहिए बस, मुझे गोल्ड दो। मुझे नहीं पता कल यूएस डॉलर क्या होगा, इंडियन रुपी का क्या होगा, मुझे नहीं पता इसका, मेरे शेयर्स बॉन्ड्स इसका क्या होगा, मुझे गोल्ड दो तुम, मुझे सेफ्टी चाहिए। दैट इज द मैसेज इनहेरेंटली अ पर्सन बाइंग गोल्ड इज गिविंग। ठीक है, सो दैट इज व्हाट had happened, like you said. So US trade deal was necessary. It was a big kicker because it was been a pain point for like I said, textile manufacturers के लिए it was a very big pain point. Uncompetitive है ना, मेरे exports uncompetitive है। I can't compete with the likes of China, Vietnam who are exporting garments to US. US actually कुछ नहीं बनाता वहाँ पे आज। US में टेक स्टॉक्स और टेक इकोनॉमी छोड़ के वहाँ पे आज बहुत कम मैन्युफैक्चरिंग बच गया। So they are overly dependent on China, India and a lot of emerging countries. So the trade deal was necessary. And that also explains तुम्हारा currency weak हो गया ना। Imagine rupee hitting 92 rupees per dollar because the currency is becoming weak. अगर आप export नहीं कर पा रहे हो और they are uncompetitive, automatically your currency will weaken against the dollar. तो उसके बहुत सारे side effects रहते हैं। That is the whole thing. आपको ये पूरा globalization यही समझाएगा, ये करने से ये हो रहा है, अरे इससे ये भी हो रहा है, उससे वो भी हो रहा है। So n number of side effects of whatever things that are happening. You have to start decoding that. And when one very good indicator is the markets.
बिकॉज मार्केट्स आपको अगर कोई चीज़ बता रहा है कि ये चीज़ का भाव इतना उठे तो उसके पीछे ये सारे कारण होते हैं. ओके, नेवर फाइट द मार्केट्स, दे आर राइट, दे आर राइट, दे आर, यू कैनॉट फाइट विद द मार्केट्स. तो आप अगर दिखा रहा है आपको इतना गिरने के बाद भी गोल्ड का भाव वापस ऊपर जा रहा है. यस, एनीबॉडी एल्स? तो बजट के 1-2 दिन पहले निर्मला सीतारमण मैम ने बोला था कि 2008 जीएफसी जैसे साइंस दी. हाँ, एंड आई बिलीव 2008 में मॉर्टगेज बैक सिक्योरिटीज की वजह से ज्यादा इफेक्ट Yes. हुआ था. तो व्हाट इज दैट ऑल अबाउट? सो अगर आपने किसी ने 2008 का फॉल स्टडी किया रहेगा, लाइक यू सेड एमबीएस और मॉर्टगेज बैक्ड सिक्योरिटीज, तभी ये बबल ऐसा हुआ था कि इट वाज अ हाउसिंग बबल इन यूएस. मतलब फर्ज करो कि एक आदमी इंडिया में 10 लाख कमा रहा है, ही इज एलिजिबल फॉर अ हाउस, मतलब टेकिंग अ होम लोन फॉर 1.52 करोड़. ठीक है, मैनेजेबल है ना. 10-12 लाख कमा रहा है, वो 2 करोड़ का, 1-1.5-2 करोड़ का घर अफोर्ड कर सकता है. तभी प्रॉब्लम ये हुआ था, एक आदमी ने 5 घर ले रखे थे. इमेजिन, ऑन अ इनकम ऑफ 10 लाख 15 लाख, ही ओन्ड 5 हाउसेस बिकॉज बैंक्स वर हैप्पीली गिविंग लोन्स. नहीं, घर है, घर तो सबसे सेफ एसेट है. अगर लोन रिपे नहीं किया मैं तो घर खरीद लूंगा, घर के भाव तो ऊपर ही जाने हैं, राइट. सो दिस वाज द प्रॉब्लम दैट हैड अकर्ड इन 2008, राइट. तो उसमें क्या हुआ, अल्टीमेटली पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स, दे कुडंट पे. यहाँ पे आदमी 10 बार सोचता है लोन में रिपे करूँ या नहीं करूँ, उधर नहीं सोचते लोग. उधर वीक टू वीक जीते हैं. अगर आप लोगों को उधर स्पेंडिंग पैटर्न भी देखोगे, देयर वेजेस ओवर देयर इन यूएस आर पर आवर. उनको घंटे के हिसाब से पे मिलता है, उनको कोई लेना देना नहीं है लॉन्ग टर्म क्या, साल महीने का क्या. ये हफ्ते कमाओ, ये हफ्ते उड़ाओ. पीपल दे डोंट थिंक बियॉन्ड अ मंथ और 2 और समथिंग लाइक दैट. तो इसकी वजह से पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग ऑन लोन्स. और हुआ क्या था, तो ये लोन्स डिफॉल्ट कर रहे थे, बट दोज लोन्स वर हाउसिंग लोन्स. लोगों को लगता था कि हाँ चलो ठीक है, लोन डिफॉल्ट कर दिया, मैं बैंक्स घर अब ले लेगी और वो ऑक्शन करके अपना पैसा रिकवर कर लेगी. प्रॉब्लम वेयर इट हैपेंड इज घर के प्राइसेस गिरना शुरू हो गए बिकॉज देयर वाज नो फ्रेश डिमांड. नंबर 1 प्रॉब्लम. नंबर 2, जो इन्होंने घर के अगेंस्ट लोन दे रखे थे टू डी रिस्क देम बाय देमसेल्व्स, उन्होंने क्या किया, हाउसिंग डेट वाज कंसिडर्ड एज द मोस्ट सिक्योर, राइट. आदमी अपने आप पे भी क्या सोचेगा कि होम लोन पे मैं डिफॉल्ट नहीं करूंगा, मैं तो रह रहा हूँ ना. सो nobody had thought that होम लोन्स पे का जो होगा उस पर डिफॉल्ट होगा. सो व्हाट इज बैंक्स ऑल्सो डिड, ये लोन का जो पोर्टफोलियो उनके पास था कुछ लाख करोड़ों का, दे स्टार्टेड मेकिंग बॉन्ड्स आउट ऑफ इट. सिक्योरिटाइजेशन समझता है? व्हाट इज सिक्योरिटाइजेशन? थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म है, बट बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास लोन्स का पोर्टफोलियो है, मुझे वो बेच के पैसा अंदर करना है. तो मैंने मेरा वो लोन्स का पोर्टफोलियो, सपोज 10,000 लोन, मेरे बैंक के 10,000 हाउसिंग लोन्स, मैंने उसका एक बास्केट बना लिया 1-2 लाख करोड़ का, उसको बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर दिया और उसको AAA रेटेड मार्क कर दिया. क्रिसिल को बुलाया, हाँ भाई इसको रेट कर ये बॉन्ड्स को, बिकॉज हाउसिंग डेट है, सेफ है, इस पर इंटरेस्ट आना ही आना है. उन्होंने भी कर दिया, AAA रेटेड, एकदम सेफ है, ये बॉन्ड्स इन्वेस्ट करने लायक. सो उन्होंने वो बॉन्ड्स में क्लब करके वो बॉन्ड्स रिटेल लोगों को ही बेचना चालू कर दिया. इमेजिन, जो आदमी घर का लोन पे नहीं कर पा रहा, उसके घर लोन, उसी के हाउसिंग लोन के अगेंस्ट उसने बॉन्ड उठा लिया. उसको पता ही नहीं कि मैं नहीं भर रहा हूँ पैसा, इस पर बॉन्ड पे आएगा कैसे, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा. सो दिस वाज अ प्रॉब्लम दैट गॉट क्रिएटेड ओवर देयर. एसेट प्राइस बबल बन गया, हाउसिंग प्राइस, हाउसिंग प्लस उसके बाद ये बॉन्ड सिक्योरिटाइजेशन की वजह से जो भी हो, सो ऑल दैट वेंट डाउन. सो देयर वाज अ एसेट प्राइस बबल. सो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, और वो बस्ट हो गया तो अल्टीमेटली पीपल डिफॉल्टेड इन नंबर ऑफ थिंग्स. वहाँ पे पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस है, इट अफेक्टेड एवरीबडी. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इट वाज अ एसेट प्राइस हाउसिंग बबल. अभी द गवर्नमेंट दैट यू आर सेइंग, मेरे हिसाब से द वे आई सी इट, देयर इज अ AI स्टॉक्स का थोड़ा सा बबल बन रहा है अभी. इट इज नॉट सस्टेनेबल. इमेजिन AI कंपनीज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ लॉसेस. कब तक करोगे लॉस में अंदर, कब तक पैसा रेस करोगे? कभी ना कभी तो यू हैव टू शो प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट. सो ठीक है, दैट इज वेयर मे बी द गवर्नमेंट इज सेइंग दे कैन सी, दे आर सीइंग अ बबल गेटिंग. बिकॉज सी, आप 3-4 कंपनीज का टोटल लगा लो मार्केट कैप का यूज के, इट इज व्हाट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स. इंडिया का इकोनॉमी जितना 4 कंपनी का वैल्यू होगा, अनसस्टेनेबल है वो मेरे हिसाब से. सो टुडे इफ यू लुक एट द होल वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन, US अकाउंट्स फॉर 70-80% ऑफ इट. इमेजिन. सो वहाँ पे वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है इन सारी चीज़ों का. वो कब तक टिकेगा, दैट इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी. ओके, सर ये जो बजट एलोकेट्स हुए उन्होंने कहा विद इन अगले 5 साल में 10 साल में हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उसका फिक्स कोई अमाउंट होता है या कुछ शेड्यूल आता है, कैसे होता है वो? डिपेंड्स ऑन एलोकेशन की बात कर रहे हो. हाँ, इट डिपेंड्स ऑन द रेवेन्यू दैट द गवर्नमेंट इज अर्निंग ना. जो हमने वो स्लाइड सर ने बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड था, ये पाए आपको दिखा रहा था कि गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से आ रहा है, वो पाए दिखा रहा था कि खर्चा कहाँ पे हो रहा है. ये पाए के पे डिपेंड करता है गवर्नमेंट खर्चा कहाँ करेगी, बिकॉज वो बोरो भी तो अनलिमिटेड नहीं कर सकती ना. दे हैव टू बैलेंस एवरीथिंग. सो डिपेंडिंग आपका इनकम, गवर्नमेंट को टैक्स रिसीट्स कैसे मिलते हैं, लास्ट ईयर का एनालाइज करके अगला प्लान. सो टैक्स कलेक्शन, इसीलिए लोग टैक्स कलेक्शन में ग्रोथ देखते हैं कि इस साल का इनकम टैक्स सपोज
15 लाख करोड़ आया, नेक्स्ट ईयर का थोड़ा बढ़ना चाहिए ना। अगर गवर्नमेंट इतनी मेहनत करके दे आर प्लगिंग ऑल लूप होल्स, प्लस द यू आर सेइंग द कंट्री इकोनॉमी इज जीडीपी इज ग्रोइंग, तो टैक्स कलेक्शन भी तो ऊपर जाना चाहिए ना। अगर वो नहीं जा रहे देन द गवर्नमेंट इज द प्रॉब्लम, बिकॉज स्पेंडिंग तो बढ़े ही जा रहा है तुम्हारा, स्पेंडिंग तो कम नहीं हो रहा है। सर और एक डाउट था, जैसे स्टॉक्स को हम एनालाइज कर सकते हैं, उनके रेशियोज, कैश फ्लोज और उनकी रियल वैल्यू अपने हिसाब से हम निकाल सकते हैं, पर हम गोल्ड और सिल्वर्स का कुछ ऐसा कुछ एनालाइज कर सकते अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन, अमेजिंग क्वेश्चन। सो इसका जवाब एक्चुअली ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट फंड मैनेजर्स के पास भी नहीं है, एक्चुअली नहीं है, एक्चुअली नहीं। इसका सिर्फ हिस्ट्री है, आई टेल यू दैट हिस्ट्री इफ यू आर इंटरेस्टेड। हैं? सर पता उसका हिस्ट्री ऐसा है कि बिफोर दिस डॉलर एंड दिस होल डॉलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टेड 1950s 1970s से पहले करेंसी इशू करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड हुआ करता था। मतलब अगर मुझे इंडियन रूपी इशू करना है गवर्नमेंट को, नोटें छापनी है, तो मेरे पास सर्टन अमाउंट ऑफ गोल्ड रिजर्व होना चाहिए, उसके बेसिस पे ही आई कैन छापाऊँ नोट्स। वो स्टैंडर्ड यूएस ने हटा दिया 1950s में कि नहीं भाई, यूएस डॉलर ही भगवान है, ठीक है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्टेड, ठीक है। अभी हुआ क्या है, इमेजिन हेलीकॉप्टर मनी बोलते हैं इसको, ये अगर होने लग गया, इमेजिन करो, बचपन में भी ये सवाल बहुत लोगों को पढ़ा रहते हैं, गरीबी क्यों है देश में? अगर पॉलिटिशियन लोग हेलीकॉप्टर में उठ के ऊपर से नोट फेंक दे तो गरीबी मिट जाएगी। बट इमेजिन सबके पास 2000 के नोट आने लग गए, तो तुम्हारे बाजू में आइसक्रीम का प्राइस भी 10,000 होने वाला है, क्योंकि सबके पास है वो 2000 का नोट। इट इज नॉट दैट सिंपल। सर हम ऐसा नहीं कर सकते क्या, जब वो लिंक था गोल्ड से, तो समझो $10 का पर्टिकुलर अमाउंट था, तो उसको मतलब रिवर्स कैलकुलेट करना पॉसिबल है क्या? हाँ, so जब से what people today look number at terms. is what people today look at is the gold to nifty ratio, gold to S&P 500, gold to silver ratio। इसके बेसिस पे बहुत लोग वैल्यूएशन लगाने का ट्राई करते हैं कि गोल्ड अभी अंडर प्राइस्ड है, ओवर प्राइस्ड है। आदमी क्या करता है जब उसको कुछ समझ में नहीं आता है, सिंपल, व्हाट अ पर्सन डज इज, मैं 10 15 20 साल का एवरेज ले लूंगा। मैं कितने साल जीने वाला हूँ, 10 20 50, तो 50 साल का एवरेज ले लूंगा मैं। पिछले 50 साल में क्या हुआ है, what was the ratio of maybe Nifty to gold, maybe S&P 500 to gold in case of US, लोग उसका हिसाब लगाते हैं। एवरेज क्या था, अभी एवरेज के ऊपर है क्या, गोल्ड महंगा है, मत हाथ लगाओ। दिस इज व्हाट टिपिकली पीपल डू, बिकॉज सी लाइक यू सेड, गोल्ड डज नॉट हैव कैश फ्लोज, डिविडेंड नहीं है, रनिंग बिजनेस मॉडल नहीं है, सेल्स नहीं है, इन्वेंट्री नहीं है, स्टॉक नहीं है, यू कैनॉट वैल्यू इट। इट इज ओनली वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ perceived safety, because gold is transacted for its liquidity around the globe. Apart from currency, आपको और कोई भी चीज, दूसरा कोई चीज जो पैसा दे सकता है in any country is gold. सिल्वर भी नहीं, गोल्ड। ग्लोबली मीडिया, बिकॉज पहले यही हुआ करता था ना, पहले को राजा महाराजा लोग के पास चांदी सोने के सिक्के क्यों थे? दे यूज्ड टू ट्रांजैक्ट इन गोल्ड। हीरो का यार वो सब्जेक्टिव है बहुत, वो हीरे का डायमंड्स आर नॉट फॉर, मतलब डायमंड्स आर नॉट यूज्ड फॉर एनी इन्वेस्टमेंट केस। तो उसका वैल्यू बढ़ सकता है, हीरे को पता है मेरे को। को पता होगा, आज एक तरह की क्वेश्चन में 2 करोड़ का करोगे। नहीं वो पूछते हैं बहुत सारे सवाल, बट सॉलिड क्वेश्चन दैट वाज। So this question was, this gold question that you asked, how do you value gold? This was asked and this is what Shankaran Narayan also said. Shankaran Narayan is the CIO of ICICI Prudential Mutual Fund. He manages 11 lakh crores in money, imagine 11 lakh crores. तो उसने ये भी बोला that it is very difficult to value gold. It does not have cash flows, dividend yields, कुछ है नहीं उसका, how will you value gold? So better to look at, and in his asset framework what he says, and I also believe it is true, कोई भी एसेट का अगर पिछले 1-1.5 साल 2 साल में अच्छा रिटर्न आएगा ना, अवॉइड दैट एसेट, then you are basically trading risk then. So वैसा है। डायमंड इज ऑन यूज केस, उसमें एंटिक्स में वैल्यू होता है। इफ यू हो, तुम्हें पता है कि पर्टिकुलरली दिस वाज अ डायमंड ओन बाय एनी रॉयल डायनेस्टी, उसका वैल्यू रहेगा एज एंटिक्स, बट नेचुरल डायमंड्स विल लूज वैल्यू ओवर टाइम। आज तो कैसा नहीं। यस, एनीथिंग एल्स? सर प्लीज शेड लाइट ऑन दिस पॉइंट, डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट जो है ना, उससे रिलेटेड थोड़ा आप गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। डिसइन्वेस्ट चैलेंजेस, थर्ड लास्ट, इधर डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब किसको पता है व्हाट इज इट? गवर्नमेंट का काम क्या होता है? देश चलाना, धंधा चलाना होता है क्या? बिजनेस चलाना नहीं। बट देयर आर लॉट ऑफ PSUs ना, IRFC, IRCTC, NTPC, कोल इंडिया, ये वो। सो रनिंग अ बिजनेस इज नॉट गवर्नमेंट जॉब। डिसइन्वेस्टमेंट इज नथिंग बट गवर्नमेंट विल ट्राई टू सेल दीज बिजनेसेस। तो जैसे IDBI बैंक बीच में सेल की थी, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट। देयर आर लॉट ऑफ PSU बैंक्स, दे आर ट्राइंग टू ऑल मर्ज इट, क्योंकि हुआ क्या था, बीच में NPS बहुत बढ़ गए थे, माल्या, नीरव मोदी सब पैसा लेके गए और बैंक्स को नुकसान हो गया। सो इन दैट केस गवर्नमेंट रियलाइज कि बाबा धंधा चलाना हमारा काम नहीं है। HDFC ICICI को किसने लूटा? नहीं, हमको तो लूटा।
You understand? So that is where disinvestment comes in कि भाई हमारा काम नहीं है चलाना तुम चलाओ. So what is the long term planning this? So government tries to bridge their fiscal deficit gaps using disinvestment. अगर मेरे पास imagine railways का आज कितना बड़ा asset होगा, इतने सारे yards, railway stations, there are so much huge real estate amount in that the government indirectly owns through railways, IRFC rights, whatever जो भी companies के through, उनका value आप imagine करो, prime real estate, prime in cities, उसमें से 1-2 एकड़ 5 एकड़ भी बेच दिया, गवर्नमेंट के तो पिटारे भर जाएंगे. So this is what a government will typically try to do to disinvest their own investments. Let it out, sell it to private sector, let them run businesses. That is the meaning of disinvestment. So ये जो target है, this is 800 billion, वो हर साल गवर्नमेंट टारगेट देता है, अचीव नहीं करता है. सो जैसे इवन IDBI बैंक का जो सेल था, गवर्नमेंट ने बोला हमको डिसइन्वेस्ट करना है, बट लेके बेचा किसको? LIC को. LIC किसका? गवर्नमेंट. क्या फायदा? सो ठीक है, वो बोलता गवर्नमेंट है, बट जहाँ पे एग्जीक्यूट करता है इट मैटर्स. हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस मेरे को भी आया. इनका टाइम हो गया तो ताली बजा. इनके टाइम हो गए तो ताली बजा था. मेरे को अभी हो गया आदत थोड़ी. Actually, like आपको बात है. नहीं दोनों अपने वैल्यूबली डिसाइड आपके हाथ से कीज बजट से रिलेटेड होते हैं. इतना बड़ा बजट रीड करना इज अ जो कहते ही पढ़ सकता, उसको प्रक्स में ही समझना पड़ता है. आपको कई चीज़ों के बारे में नहीं पता होगा, तो प्रक्स उस पर एक्चुअली वर्क करते हैं, उससे ही आपका पे गाइडेंस ज़्यादा बेटर होगा. इन इस फ्यूचर में आप धीरे धीरे सीख ला. यस, जब आप ये चीज़ों पे काम कर रहे हैं फिर आपके लिए भी अच्छा हो इन फ्यूचर. राइट नाउ दैट्स व्हाई लेट्स एस एन थिंक बेटर. ओके, यस, राइट अप करिए.